एक दफ़ा फिर कुरान को जलाया जाएगा, एक दफ़ा फिर वही वाक़या दोहराए जाने की पूरी तैयारी कर ली गई है और हुकूमत वही है, स्वीडन की हुकूमत है। इन्होंने अब फिर से स्वीडन में इराक़ की एम्बेसी के सामने कुरान को जलाना था और साथ इराक़ के झंडे को भी जलाना था। मैं सवाल मेरा ये है कि ये स्वीडन गवर्नमेंट को प्रॉब्लम क्या है? इससे जो कोई परमिशन मांगता है उसको परमिशन मिल जाती है, क्यों? और तो किसी चीज़ की परमिशन नहीं है। हम बहुत कुछ डिस्कस करते हैं, लेकिन एक ऐसा वाक़या पेश आया अफसोसनाक, जिसको मैं यहाँ पे डिस्कस भी नहीं कर सकता डिटेल में। यूक्रेन के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो पाकिस्तान आए हैं, बड़ी ये अनएक्सपेक्टेड किस्म का दौरा था। मैंने ख़ास तौर पे रिएक्शन देखा जो इंडिया की पब्लिक का है अक्रॉस द बोर्ड, वो इतनी शदीद मुज़म्मत मैंने शायद कभी। मैं अपनी पाकिस्तानी गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद इन्होंने इस्लाम का झंडा उठाया हुआ ना, पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने, इन्होंने तो इस्लाम का किला है, हम इस्लाम के फ़ौजी हैं और पाकिस्तान वाहिद इस्लामी एटमी ताकत है, लेकिन जो हिम्मत है ना वो टकेगी नहीं है इनके अंदर। अभी खबरें आ रही हैं कि स्वीडन की एम्बेसी के ऊपर मोमिनों ने फिर से धावा बोल दिया और उसको आग लगा दिया। बात करेंगे पाकिस्तानी पासपोर्ट के हवाले से, जहां पर हम देख रहे हैं कि मुसलसल तनज़्ज़ुली का शिकार है पासपोर्ट। मुसलसल तीसरे साल दुनिया का चौथा बदतरीन पासपोर्ट करार। इंडिया ने 1950s के अंदर IITs का जाल बिछाया, आज वो सैकड़ों बिलियन डॉलर कमा रहे हैं। हम 2.62 बिलियन डॉलर पे बैठे हुए हैं और 2 से 3 बिलियन डॉलर के लिए हमें मारे फिरना पड़ा IMF के साथ। नमस्कार दोस्तों, आप सबको याद होगा कुछ दिन पहले जब स्वीडन में कुरान जलाया गया था, तब सारे इस्लामिक देश ने हंगामा मचाया और स्वीडन के खिलाफ प्रोटेस्ट भी किया गया। इसी तरह से पाकिस्तान ने भी स्वीडन के खिलाफ प्रोटेस्ट किया और इस प्रोटेस्ट को स्पॉन्सरशिप खुद पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने किया था। और इन सब चीजों के बाद कहा जा रहा था कि स्वीडन फिर एक बार इस तरह की हरकत नहीं करेगा। लेकिन दोस्तों, अब एक बार फिर खबर आ रही है कि स्वीडन ने अपने लोगों को इजाजत दे दी है फिर एक बार कुरान जलाने की, जिसे देख करके सारे इस्लामिक देश परेशान और हैरान हैं। और दोस्तों, दूसरी तरफ पाकिस्तान में इस बात की खुशी मनाई जा रही है कि इमरान खान, जो पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने अपना टिकटॉक अकाउंट खोला है और टिकटॉक अकाउंट में अपना रिकॉर्ड भी कायम किया है, 1 घंटे में 1 मिलियन फॉलोअर्स पा करके। और दूसरी खबर ये है कि यूक्रेन के मिनिस्टर आए हुए हैं पाकिस्तान और उन्होंने पाकिस्तान आकर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी, जिसमें यूक्रेन, पाकिस्तान और रशिया के जर्नलिस्ट मौजूद थे। लेकिन दोस्तों, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से रशिया के जर्नलिस्ट को बाहर निकाल दिया गया। तो चलिए दोस्तों, इन्हीं सब मैटर पे आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। एक दफ़ा फिर कुरान को जलाया जाएगा, एक दफ़ा फिर वही वाक़या दोहराए जाने की पूरी तैयारी कर ली गई है और हुकूमत वही है, स्वीडन की हुकूमत है। कुरान जलाने का बाकायदा एक अमल, उसको दोहराने के लिए तैयारी कर ली गई है और स्वीडिश गवर्नमेंट ने इजाज़त भी दे दी है। लेकिन इसके साथ साथ जो कुछ इराक़ में हुआ है वो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। इराक़ में बाकायदा तौर पर अपने तमाम तर ताल्लुकात स्वीडन से ख़त्म कर लिए। इसके साथ साथ मुजाहिरीन ने जो स्वीडन की एम्बेसी के साथ किया, मैं आपको वही बताऊंगा। लेकिन नाज़रीन, सबसे फोरमोस्ट जो खबर है वो ये है कि स्वीडन ने ये इजाज़त दी क्यों है। मैं सवाल मेरा ये है कि ये स्वीडन गवर्नमेंट को प्रॉब्लम क्या है? इससे जो कोई परमिशन मांगता है उसको परमिशन मिल जाती है, क्यों? और तो किसी चीज़ की परमिशन नहीं है। यहाँ पे कहो ना तुम, अगर यहूदियों के ऊपर जो कुछ हुआ दूसरी जंग अजीम में, उस पर बात करने की परमिशन आप इनसे मांग के देखें, आपका जीना महाल कर देंगे ये लोग। मैं अपनी पाकिस्तानी गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद इन्होंने इस्लाम का झंडा उठाया हुआ ना, पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने, इन्होंने तो इस्लाम का किला है, हम इस्लाम के फ़ौजी हैं और पाकिस्तान वाहिद इस्लामी एटमी ताकत है, लेकिन जो हिम्मत है ना वो टकेगी नहीं है इनके अंदर। वो हिम्मत दिखाई है इराक़ी गवर्नमेंट ने। उन्होंने क्या किया? अल जज़ीरा इसको रिपोर्ट कर रहा है नाज़रीन। वो कह रहा है जनाब, अल जज़ीरा कह रहा है कि इराक़ी प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद शिया अल सुदानी, he also recalled his country's chargé d'affaires in Sweden. Iraq has expelled the Swedish ambassador only hours after Iraqi protesters, angered by the burning of copies of the Quran in Sweden, stormed the Swedish embassy in central Baghdad, scaling the walls of the compound and setting it on fire. जैसे ही हुकूमत इराक़ ने देखा कि जो एहतजाज करने वाले हैं वो आपे से बाहर हो रहे हैं, उनका गुस्सा ठंडा नहीं हो रहा और वो बढ़ रहे हैं स्वीडिश एम्बेसी की तरफ, उन्होंने क्या किया? उन्होंने इराक़ ने
स्वीडन के एम्बेसडर को निकाल दिया मुल्क से, स्वीडिश एम्बेसी बंद कर दी। अपना बंदा जो भेजा हुआ था उन्होंने स्वीडन में, यानी कि अपना जो सफीर भेजा हुआ था स्वीडन में, उसको वापस बुला लिया और मुल्क के स्वीडन से हर किस्म के ताल्लुकात मुनक़ता कर दिए, ख़त्म कर दिए। ये मैं आपको इराक की बात बता रहा हूँ, एक लुटा फुटा, एक जंग ज़दा मुल्क, एक गरीब मुल्क, पाकिस्तान से कई गुना ज़्यादा गरीब है इराक इस वक्त। वैसे उसके पास ऑयल की दौलत, तेल की दौलत बेशुमार है, लेकिन वही ना, वहाँ पे हालात ठीक नहीं है, तो गरीब मुल्क है। उस मुल्क ने इतनी जुर्रत की है, उसने कहा जनाब ख़त्म, कोई ताल्लुकात नहीं। और क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा अवाम की सुननी पड़ेगी हमें। अवाम एहतजाज कर रही थी, अवाम का मुतालबा था कि आप ख़त्म करें। फिर जब हमारे यहाँ पे आपको याद होगा, जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियाँ हुई हैं, तब एहतजाज करने वाले लोग निकले। उन्होंने क्या मुतालबा किया था? तहरीक लबैक ने क्या मुतालबा? ये मुतालबा किया था ना कि आप सफ़ीर को बाहर करें। हमने नहीं किया, हमने अपने बंदे मरवा दिए लड़ाई झगड़ों में। हमने एहतजाज तक नहीं किया उस हुकूमत से, फ्रांस की हुकूमत से। और आपको याद होगा अभी फ्रांस की गवर्नमेंट से जाके मिनते मुनते करके आए कि IMF से बात करें, हमें पैसे दे, और मिल भी गए। हमें शहबाज शरीफ साहब मुलाकात करने गए थे फ्रांस के सदर से। ये तो हमारा हाल है। हमने बेसिकली इनसे सीखना है। यूक्रेन के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो पाकिस्तान आए हैं, बड़ी ये अनएक्सपेक्टेड किस्म का दौरा था। और वो बिलावल भुट्टो जरदारी जो थे उन्होंने वेलकम किया, और एक रशियन जर्नलिस्ट, बल्कि वो जो पाकिस्तान में थे, एक रशियन न्यूज़ एजेंसी के लिए काम करते थे, आई थिंक टास्क न्यूज़ एजेंसी के लिए, उनको जैसे फॉरेन मिनिस्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने लगी थी तो उनको वहाँ से हटा दिया गया, बिकॉज ये दैट वाज आई थिंक द डिमांड ऑफ द यूक्रेनियन फॉरेन मिनिस्टर एंड हिज डेलीगेशन। अब फॉरेन मिनिस्टर जो बिलावल भुट्टो जरदारी हैं वो उस वक़्त इनसे मिल रहे हैं, और रशियन फॉरेन मिनिस्टर उस वक़्त पाकिस्तान आए हैं जबकि रशिया यूक्रेन की जो ग्रेन डील थी, जो कि कहा जाता है कि ग्लोबल फूड प्राइसेस को स्टेबल करने के लिए और दुनिया में जो फेमाइन है उसको कम करने के लिए या रोकने के लिए बड़ी इम्पॉर्टेंट थी। 17 जुलाई को, आज से 2 दिन पहले, रशिया ने इस डील से बाहर आ गया, जिससे जितनी भी शिपमेंट्स थी जो कि पर्टिकुलरली जहाँ पे रशियन नेवल ब्लॉकेड था ब्लैक सी में, वो सारी की सारी अब वो वहाँ से नहीं गुजर सकती। बल्कि रशिया ने क्या किया है कि रशिया ने जो यूक्रेनियन ग्रेन पोर्ट ऑफ ओडेसा सी, ओडेसा या ओडेसा इसको जैसे भी बोलते हैं, उसमें तकरीबन कुछ 60,000 टन गंदम पड़ी हुई थी, ग्रेन पड़ा हुआ था, जिसको उन्होंने उड़ा दिया। अब यूक्रेनियन फॉरेन मिनिस्टर कह रहे हैं कि हम उनकी मुकम्मल सपोर्ट करें, जबकि अभी हमने पिछले महीने 2 से तो हमने उनसे तेल लेना शुरू किया रशिया से। और दूसरा एक और बड़ी अहम बात हुई कि पाकिस्तान जो है वो वेपन सप्लाई कर रहा था। दिस इज़ व्हाट मैनी इंडियन मीडिया आउटलेट्स ने बात की, ठीक है जी। वो बात आज उन्होंने पूछी जो रशियन यूक्रेनियन से, तो और साथ को बिलावल भुट्टो जरदारी से भी पूछी, और दोनों ने कहा कि नहीं, पाकिस्तान रशिया उसको नहीं कर रहा। सो ये जो चीज़ है कि जी पाकिस्तान ने यूक्रेन को वेपन सप्लाई किए हैं, ये इसका भी आज 2 बड़े पैमाने पे, यानी कि बड़े लेवल पे, फॉरेन मिनिस्टर लेवल पे जो है वो डिस्करेज कर दिया गया और कहा कि ऐसी बात नहीं है।